आप ठीक तो है ना जी? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर प्रेमलता ने लकड़ी का गट्ठर उठाकर फिर से अपने सिर पर रख लिया और चलने लगी। परंतु पैरों में चोटें लगी होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। इस पर राजकुमार बोले, आपकी लकड़ी को मुझे दे दीजिए और आप भी मेरे घोड़े पर बैठ जाइए। गट्ठर को पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। भाग्य का लिखा। शिकारपुर में राजा विश्व प्रताप राज किया करते थे। वो बड़े ही शूरवीर राजा थे। राजा विश्व प्रताप का एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार उदित था। राजकुमार उदित अब बड़े हो चुके थे। महाराज को उनके विवाह की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन महाराज अपने मंत्री को बुलाकर बोले, मंत्री जी, राजकुमार उदित अब विवाह योग्य हो चुके हैं। आप उनके लिए कच्ची सी राजकुमारी ढूंढना शुरू कीजिए। योग्य राजकुमारी मिलते ही हम राजकुमार का विवाह कर देंगे। तभी राज दरबार में उपस्थित जग्गू बोला, लेकिन राजकुमार के विवाह के लिए एक राजकुमारी की क्या आवश्यकता भला? विवाह के लिए तो जश्न और खाने पीने की आवश्यकता होती है ना। जग्गू की बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे और उसकी बात पर मंत्री जी बोले, आपने सही कहा महाराज। मैं आसपास के राज्यों में आज ही खबर भेज देता हूँ। जैसे ही हमें राजकुमार की पसंद की कोई राजकुमारी मिलेगी, हम उनका विवाह कर देंगे। ऐसा कहकर मंत्री जी आसपास के राज्य में सूचित कर देते हैं कि राजकुमार उदित का विवाह करना है। अगले दिन राजा सुजान माल अपनी पुत्री सरला को लेकर वहां आ जाते हैं। राजकुमार सरला को देखकर कहते हैं, पिताजी, मैं जिस स्त्री को अपना जीवन संगिनी के रूप में देखना चाहता हूँ, शायद वो ये नहीं, तो कृपया करके आप इन्हें जाने के लिए कह दीजिए। कोई बात नहीं राजकुमार, जब तक आपकी पसंद की राजकुमारी नहीं मिलेगी, हम आपका विवाह नहीं करेंगे। महाराज ने राजा सुजान को मना कर दिया। राजा सुजान वहां से चले गए। इसी तरह एक के बाद एक कई राजा अपनी राजकुमारी के साथ राजकुमार उदित से विवाह करवाने के लिए वहां पर आए। परंतु राजकुमार ने हर किसी ने कोई ना कोई कमी निकालकर उन्हें मना कर दिया। महाराज को इस बात की बहुत चिंता थी। मंत्री जी, समझ में नहीं आ रहा राजकुमार को आखिर किस तरह की स्त्री से विवाह करना है। उन्हें एक से बढ़कर एक राजकुमारी हमने दिखाई, परंतु उन्होंने सभी को कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। आप सही कह रहे हैं महाराज, परंतु इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात? राजकुमारी जिसे भी अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुनेंगे, वो बहुत अच्छी होगी। आप चिंता ना करें महाराज। जहां एक तरफ महाराज को राजकुमार के विवाह की चिंता थी, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार को भी अपने लिए योग्य जीवन संगिनी मिलने की चिंता थी। वो अक्सर अपने मन में सोचा करते थे, पिताजी ने मुझे सारी राजकुमारी दिखाई, परंतु मुझे कोई भी राजकुमारी पसंद ना आई। मैंने तो कोई भी ऐसी स्त्री देखी नहीं जो मेरे मन के द्वार में सीधे उतर जाए। ना जाने वो स्त्री कहाँ होगी जो मेरे जीवन संगिनी बनेगी, और कब तक वह स्त्री मुझे नहीं मिल जाती, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। परंतु मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। अगले दिन राजकुमार जंगलों की सैर पर निकले। काफी देर जंगलों की सैर करते रहे। राजकुमार जंगलों की सैर करके लौट ही रहे थे
तभी अचानक उनकी नजर एक स्त्री पर गई जो लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाए जा रही थी। उन्होंने देखा कि वो लड़की बहुत ही सुंदर और साधारण कपड़ों में थी। वो किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। राजकुमार सोच रहे थे कि वो ऐसी ही स्त्री से विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार उसके बारे में सोच ही रहे थे, तभी राजकुमार ने देखा कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर गई। राजकुमार दौड़कर उसके पास आए, उसे उठाया, फिर बोले, आप ठीक तो है ना जी? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर प्रेमलता ने लकड़ी का गट्ठर उठाकर फिर से अपने सिर पर रख लिया और चलने लगी। परंतु पैरों में चोटें लगी होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। इस पर राजकुमार बोले, आपकी लकड़ी को मुझे दे दीजिए और आप भी मेरे घोड़े पर बैठ जाइए। गट्ठर को पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। और राज का राज्य कुमार होने के नाते आप मुझ पर विश्वास भी कर सकती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इन लकड़ियों को मेरे साथ घोड़े पर बिठा दीजिए और आपको मैं घर तक सही सलामत तक पहुंचा दूंगा। राजकुमार उदित की बात सुनकर प्रेमलता अपनी लकड़ियों के साथ राजकुमार के घोड़े पर बैठ जाती है। राजकुमार प्रेमलता को उसकी लकड़ियों सहित उसके घर के बाहर पहुंचा देते हैं। प्रेमलता राजकुमार को धन्यवाद देती है और फिर राजकुमार कहते हैं, क्या तुम यहीं रहती हो इस झोपड़ी में? जी राजकुमार, मैं यहीं रहती हूँ। क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? नहीं नहीं राजकुमार, मेरा नाम प्रेमलता है और मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ यहीं रहती हूँ। लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। अच्छा राजकुमार, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी और शाम भी हो रही है। आप भी घर चले जाइए। ऐसा कहकर प्रेमलता वहाँ से चली जाती है और राजकुमार उदित अपने घर आ जाते हैं। राजकुमार उदित को प्रेमलता से प्रेम हो जाता है। वो बार बार उसी के बारे में सोच रहे थे। राजकुमार ने अपने मन में फैसला किया, प्रेमलता जी ही वो स्त्री है जिसे मैं अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखना चाहता हूँ। पिताजी ने मुझे कई राजकुमारी दिखाई, परंतु मेरे मन को कोई न छू सकी। प्रेमलता ने की मुलाकात में मेरे मन को छू लिया है। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं कल ही प्रेमलता से मिलकर ये बात बता दूंगा। अगले दिन राजकुमार प्रेमलता के घर के बाहर पहुंच गए। प्रेमलता एक पेड़ के नीचे बैठी हुई राजकुमार को देखकर बोली, राजकुमार, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? प्रेमलता, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं, आप एक राजकुमार हैं और मैं एक गरीब लड़की। भला मेरा और आपका क्या मेल? क्यों नहीं हो सकता हमारा मेल? तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में पसंद आई हो और मैं विवाह भी तुम्ही से करूंगा। परंतु राजकुमार, महाराज इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तुम उसकी चिंता मत करो प्रेमलता, मैं उन्हें मना लूंगा, परंतु मैं विवाह तुमसे ही करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझे पसंद करती हो। आप सच कह रही हैं राजकुमार। पसंद तो मैं भी आपको बहुत करती हूँ, परंतु मैं किसी राजकुमार की पत्नी बनने का सपना नहीं देख सकती, क्योंकि मैं एक साधारण लड़की हूँ और राजकुमार की पत्नी तो राजकुमारियाँ ही बनती हैं। ऐसी कोई बात नहीं प्रेमलता, तुमसे ही विवाह करूंगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। जल्दी ही तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा।
और फिर राजकुमार अपने पिताजी के पास पहुँचे और बोले, पिताजी, मैंने अपने लिए जीवन संगिनी पसंद कर ली है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। राजकुमार उदित, बताइए किस राज्य की राजकुमारी के भाग्य की चमक उठे है जिसे आपने पसंद किया है? नहीं माता, वो किसी राज्य की राजकुमारी नहीं, बल्कि एक साधारण लकड़ी बेचने वाली लड़की है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? एक साधारण सी लड़की जो लकड़ी बेचती है वो इस राज्य की राजवधू बनेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पिताजी? प्रेमलता तो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी से विवाह करूंगा। नहीं राजकुमार, मैं आपको किसी भी साधारण लड़की से विवाह करने की अनुमति नहीं दे सकता। पिताजी, प्रेमलता बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान है। वह हमारे राज्य में वधू बनकर आएगी तो यह राज्य के लिए गौरव की बात होगी। और रही बात उसके साधारण होने की, तो जब इस राज्य की वधू बन जाएगी तो वह साधारण नहीं रहेगी। जो भी हो, उदित पर राज होने की कुछ मर्यादाएं हैं। मैं उन मर्यादाओं के विपरीत नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें विवाह तो किसी राजकुमारी से ही करना होगा। तो ठीक है महाराज, मैं ये राज्य छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि मैं विवाह तो प्रेमलता से ही करूंगा। महाराज, आपको आपके फैसले के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। नहीं महारानी, हमारा फैसला अटल है। और फिर राजकुमार उदित राजमहल छोड़कर प्रेमलता के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो प्रेमलता के पास पहुंचकर सारी बातें बताते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। प्रेमलता राजकुमार को अपनी झोपड़ी में ले जाती है, जहां प्रेमलता की बूढ़ी माँ खाना बना रही थी। राजकुमार प्रेमलता की माँ को प्रणाम करते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। राजकुमार, अगर आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपको रोकने का अधिकार नहीं रख सकती, क्योंकि आप इस राज्य के राजकुमार हैं। राजकुमार, क्या आप राजमहल को छोड़कर हमारे साथ एक साधारण जीवन बिता पाएंगे? क्यों नहीं माँ, मैं प्रेमलता से विवाह करने के लिए राज छोड़कर आया हूँ और उससे विवाह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रेमलता की माँ राजकुमार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और फिर राजकुमार उदित ने एक मंदिर में प्रेमलता से विवाह कर लिया। अब राजकुमार उदित प्रेमलता की झोपड़ी में उसके साथ रहने लगे। वो एक साधारण मनुष्य की तरह हर दिन अपनी पत्नी के साथ लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करते और उनसे मिले पैसों से अपना जीवन चलाया करते। उनके विवाह को कुछ ही दिन हुए थे, तभी प्रेमलता की माँ की मृत्यु हो जाती है। अब प्रेमलता और राजकुमार उदित दोनों ही उस झोपड़ी में रहा करते थे। दूसरी तरफ राजकुमार के जाने से महाराज बहुत दुखी थे। आज वो महारानी के साथ बाग में घूमने निकले थे, तभी सामने जग्गू एक गड्ढा खोद रहा था। महारानी उसे देखकर बोली, अरे जग्गू, तुम यहाँ गड्ढा क्यों खोद रहे हो? वो इसलिए महारानी, क्योंकि मैंने सुना है सब्र का फल मीठा होता है, तो मैं बस सब्र का बीज ढूंढ कर लाऊंगा और उसे इस गड्ढे में लगाऊंगा, फिर जल्दी ही वो फल उग जाएगा और मैं उसे खाऊंगा, क्योंकि मुझे मीठा फल खाना बहुत पसंद है। राजा और रानी जग्गू की बात सुनकर हंसने लगे। राजकुमार को गए काफी समय बीत चुका था, परंतु महाराज और महारानी उन्हें भूल नहीं पाए थे। एक दिन महाराज और महारानी अपने कक्ष में चिंतित अवस्था में बैठे थे, तभी मंत्री ने जाकर उन्हें सूचना दी। महाराज, एक बहुत बुरी खबर है। सुजानगढ़ के राजा वीरभद्र ने हमारे राज पर हमला कर दिया है। यदि ऐसा है तो युद्ध की तैयारी कीजिए। और फिर दोनों राजाओं के बीच घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा विश्व प्रताप पराजय हो जाते हैं
और राजा वीरभद्र, राजा विश्व प्रताप और उनकी रानी दोनों को बंदी बनाकर कारावास में डाल देते हैं और स्वयं सिंहासन पर बैठकर उस राज्य पर राज करने लगते हैं। कारावास के अंदर राजा विश्व प्रताप अपनी पत्नी से कहते हैं, महारानी, आज मुझे मेरे पुत्र की बहुत याद आ रही है। अगर वह मेरे साथ होता तो शायद ये राज्य हम कभी नहीं हारते। हाँ महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। हमें हमारे पुत्र को अपने पास रखना चाहिए था। भले ही हमारे पुत्र ने हमारी मर्जी के खिलाफ विवाह किया, परंतु है तो वो हमारा पुत्र ही ना। आप सही कहती हैं महारानी। काश हमारे पुत्र को हमारी हालत के बारे में पता चल जाए। हमारा पुत्र इतना शूरवीर है कि उसके सामने राजा वीरभद्र को नतमस्तक होना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं महाराज। हमारे पास केवल इंतजार करने के अलावा कोई मार्ग नहीं है। जहाँ एक तरफ राजा विश्व प्रताप और महारानी दोनों अपने पुत्र के विषय में सोचकर चिंतित थे, वहीं दूसरी तरफ राजा वीरभद्र सिंहासन पर बैठकर दुष्टता से शासन कर रहा था। राजा वीरभद्र राज्य में किसी भी तरह का इंसाफ नहीं करता था। उसके राज्य में बेईमानियां बढ़ती जा रही थी। राज्य के लोग आपस में बातें कर रहे थे। देख रही हो बहन, आजकल राज्य में हर चीज कितनी महंगी होती जा रही है। हाँ बहन, जब से नया राजा आया है ना, तब से तो राज्य की दिशा ही खराब होती जा रही है। हमारे महाराज तो बहुत अच्छे थे, पर सुना है इस नए राजा ने उन्हें कैद कर लिया है। हाँ बहन, सुनने में तो यही आया है। महाराज का पुत्र भी तो उनके पास नहीं है। शायद अगर राजकुमार होते तो महाराज की ऐसी दशा ना होती। अब भगवान ही जाने क्या होगा। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी वहाँ जग्गू आ जाता है। जग्गू को देखकर वो औरत कहती है, अरे जग्गू, यहाँ तुम अपने हाथों में क्या लेकर आए हो? ये कद्दू की सब्जी है, आज मैंने खाने में बनाई थी। हाँ जग्गू, लेकिन तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है। मैं जमीन खोद कर इसे जमीन में गाड़ दूंगा, फिर कद्दू की सब्जी का पेड़ उगेगा और रोज कद्दू की सब्जी खाऊंगा, और इस तरह मेरी माँ को सब्जी बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जग्गू की बातें सुनकर दोनों औरतें हंस पड़ती है। इधर राज दरबार में राजा वीरभद्र अपने दरबारी के साथ बैठा हुआ था। तभी वो अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, हमें अपने राज्य का विस्तार बढ़ाना चाहिए। क्या आपने पता किया कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और हमें किन किन राज्यों को अपने राज्य में मिलाना चाहिए? हाँ महाराज, मैंने पता किया। हमारी पड़ोसी राज्य सोनपुर बड़ा ही धनी और संपन्न राज्य है, और मुझे ये भी पता चला कि यहाँ के राजा का कोई पुत्र नहीं है। क्यों ना हम सोनपुर को जीतकर अपने राज्य में मिला लें? ठीक है मंत्री, आप ऐसा कीजिए कि सोनपुर के राजा के पास संदेश भिजवाइए कि या तो वो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दें और अपने राज्य को हमारे राज्य से मिला दें, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। परंतु ये काम कौन करेगा महाराज? जिसके लिए तो इस राज्य के पूर्व मंत्री ही सबसे उचित व्यक्ति हैं। हमें उन्हीं की मदद लेनी चाहिए। सही कहा मंत्री जी। पूर्व मंत्री सोमनाथ जी, आप हमारा संदेश लेकर पड़ोसी राजा के पास जाइए और उन्हें हमारा संदेश सुनाइए। जो आज्ञा महाराज, मैं चला जाता हूँ। इसके बाद मंत्री सोमनाथ महाराज वीरभद्र का संदेश लेकर पड़ोसी राज्य पहुंचते हैं। दरबान उन्हें राज दरबार में लेकर आता है, परंतु मंत्री जी ने जैसे ही वहां के राजा को देखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो बोल पड़े, राजकुमार उदित, आप यहाँ किस तरह? संभव है या तो राजा मान सिंह का राज्य है। जी मंत्री जी, ये महाराज राजा सूर्यभान सिंह का राज्य है, परंतु अब मैं इस राज्य का राजा मैं हूँ। बताइए, हमारे राज्य में सब कुछ ठीक तो है?
मेरे माता पिता तो ठीक है ना? नहीं नहीं राजकुमार, हमारे राज्य में कुछ भी ठीक नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी, क्या हुआ? महाराज, आपको अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपको जाने के बाद राज्य के हालात बहुत खराब हो गए। मंत्री जी, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए क्या हुआ, मेरे माता पिता कहां हैं? राजकुमार उदित, आपके जाने के बाद महाराज और महारानी दोनों आपको याद में बहुत ही उदास रहने लगे। इसलिए महाराज ने अपनी सेना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमारी सेना के सैनिक कम हो गए। उसके बाद पड़ोसी राज्य के भ्रष्ट राजा वीरभद्र ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया और महाराज को परास्त करके महाराज और महारानी को बंदी बना लिया। और राजा वीरभद्र का यह संदेश उसने भेजा है कि आप या तो आत्मसमर्पण कर दें या तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वह इस राज्य को भी जीतना चाहते हैं। उस दुष्ट राजा की इतनी हिम्मत, उसने मेरे माता पिता को परास्त करके बंदी बना लिया और उन्हें कारावास में डाला है। मंत्री जी, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वो मुझसे युद्ध करना चाहता है ना, तो जाइए और उसे खबर दे दीजिए कि मैं उससे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने माता पिता के अपमान का बदला उससे लेकर रहूंगा। जी राजकुमार, परंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आप तो हमारे राज्य के राजकुमार हैं, इस राज्य के राजा कैसे बन गए? मंत्री जी, ये एक लंबी कहानी है। आप तो जानते हैं कि जब मैंने पिताश्री के सामने प्रेमलता से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, उन्होंने मना कर दिया और मैंने राज्य छोड़ दिया। फिर मैं प्रेमलता के पास गया, हमने मंदिर में शादी कर ली और मैं एक साधारण लकड़हारा बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद प्रेमलता की माताजी का देहांत हो गया। अब घर में केवल हम दोनों ही बचे थे। एक दिन की बात है, हम दोनों जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में हमें कोई घुड़सवार आता हुआ दिखा। वो घुड़सवार हमारे पास आते ही गिर गया। प्रेमलता ने उसे देखकर कहा, देखिए राजकुमार उदित, पहनावे से तो ये कोई राजा लगते हैं, और देखो ना, लगता है इन्हें किसी जंगली जानवर ने काट लिया है। ये घायल भी हैं। हाँ प्रेमलता, तुम सही कह रही हो। हमें इन्हें अपने घर ले जाना चाहिए, इनका उपचार करना जरूरी है। उसके बाद हम दोनों ने उठाकर उसे अपने घर पहुंचाया और उन्हें लिटा दिया। फिर प्रेमलता जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आई और उसे घिसकर उनके जख्मों पर लगा दिया। वो व्यक्ति अभी भी बेहोश था। मैं और प्रेमलता सारी रात उनका ख्याल रखते रहे, कभी लेप लगाते, कभी उन्हें पानी पिलाते और तभी उनके हाथ पांव मलते। इस तरह सुबह हो गई। वो व्यक्ति होश में आए और होश में आते ही बोले, हे भले मानस, कौन हो आप लोग जो मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं? हम इसी जंगल में रहते हैं। कल आप अपने घोड़े से आ रहे थे, अचानक गिरकर बेहोश हो गए। फिर हमने देखा आपके पैरों में जख्म भी है, इसलिए हम आपको अपने घर ले आए। मैं पड़ोसी राज्य का राजा सूर्यभान हूं। मैं जंगल में शिकार खेलने आया था और हिरण का पीछा करते करते मैं जंगल में काफी अंदर निकल गया और फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सारे सैनिक पीछे छूट गए थे। मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक मुझ पर एक शेर ने हमला कर दिया और मैं अपनी तलवार लेकर उससे युद्ध करने लगा। उसे मार तो दिया, परंतु युद्ध में उसने मेरे पैर पे काट लिया। पैर जख्मी हो गए थे। मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा था, तभी रास्ते में गिरकर बेहोश हो गया। ठीक है महाराज, आप स्वस्थ हैं, अपने घर जा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप दोनों इस घने जंगल में अकेले रहते हैं? जी महाराज। राजकुमार, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। निश्चिंत होकर कहिए महाराज। राजकुमार उदित मेरी कोई संतान नहीं और मेरी पत्नी महारानी लीलावती का वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया है और मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इसलिए अपने राज्य का कारभार संभालने के लिए मुझे एक योग्य युवक की तलाश थी। तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम्हें महाराज और महारानी बनाना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जीवन का अंतिम समय सुकून से काट सकूं। मना मत करना, मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी। इसके बाद मैं और प्रेमलता महाराज के साथ उनके राज्य चले गए। महाराज ने दोनों का राज्याभिषेक कर दिया। मैं राजा बनकर राज्य के कामकाज संभालने लगा और प्रेमलता भी मेरी मदद करने लगी। कुछ ही दिनों बाद महाराज की तबीयत बिगड़ गई और जल्दी उनका निधन हो गया।
मैं समझ गया महाराज उदित, ये भाग्य का लिखा है। आपके भाग्य में राजा बनना था इसलिए आप राजा ही बने, और महारानी प्रेमलता के भाग्य में आपकी पत्नी बनना था इसलिए वो आपकी धर्म पत्नी बनी। भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। शायद अब तक महाराज को भी ये बात समझ में आ गई होगी, परंतु ये बात समझने में महाराज ने बहुत देर कर दी। नहीं मंत्री जी, कोई देर नहीं हुई। आप पिताजी को यह संदेश दीजिए कि अब मैं उनको छुड़ाने के लिए आ रहा हूं। अब वो कोई चिंता ना करें, थोड़ा इंतजार करें, मैं उस दुष्ट राजा को हरा दूंगा और अपने पिता और अपनी माता को, अपनी प्रजा को उसकी दुष्टता से आजादी करवाऊंगा। जी राजकुमार, भगवान आपको सफल करे। मैं जाता हूं और ये संदेश राजा वीरभद्र को देता हूं और आपके माता पिता तक भी ये संदेश पहुंचाता हूं। मंत्री अपने राज्य वापस आ जाते हैं और महाराज वीरभद्र को सारी बात बताते हैं। महाराज वीरभद्र ये सुनकर कहते हैं, ठीक है मंत्री जी, युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी जाए। इसके बाद मंत्री चुपचाप वहां से कैद खाने में जाते हैं और महाराज को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर महाराज विश्व प्रताप कहते हैं, मंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मेरे पुत्र को ये सारी बातें पता चलेंगी तो अवश्य ही युद्ध करके इस दुष्ट राजा को हराकर मुझे आजाद करा देगा। देखा महारानी, अब हमारे पुत्र को सारी बात पता चल गई। तुम देखना, अब हम इसके खाने में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। आप सही कह रहे हैं महाराज, हमारा पुत्र अब जल्दी ही आएगा और हमें छुड़ाकर ले जाएगा। और अब तो हमारी पुत्र वधू भी साथ है। हम भी उन दोनों का राज अभिषेक बड़ी धूमधाम से करेंगे, बड़ी ही धूमधाम से। ठीक है मंत्री जी, आप जल्दी से यहाँ से जाइए, यहाँ कोई देख ना ले, और हाँ, समय समय पर हमें सूचना देते रहिएगा। जी महाराज। फिर मंत्री जी वहां से चले गए। दोनों राज्य के राजा अपने अपने राज्य में युद्ध की तैयारियों में लग गए। कुछ समय बाद दोनों राजाओं के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध हुआ और दोनों राजा भी आमने सामने थे। उन दोनों का भी घमासान युद्ध होने लगा। तभी राजा वीरभद्र के हाथों से तलवार छूट कर गिर गई। तब महाराज उदित ने उसके गले पर तलवार रखी और बोले, यदि मैं चाहूं तो तुम्हारा आज भी कत्ल कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरे माता पिता को कारागार में डाल दिया है। मैं उनके हाथों से तुम्हें भी कारागार में डलवा दूंगा। जब राजा वीरभद्र ने उनके मुंह से माता पिता सुना तो वो चौंक गए और उन्होंने पूछा, इस राज्य के राजा तुम्हारे माता पिता कौन हो तुम? इस राज्य का राजकुमार और सोनपुर राज्य का महाराजा उदित कुमार। इसके बाद महाराज उदित उसे पकड़कर अपने पिता के राज्य में ले आए। उन्हें राज्य सभा में लाकर उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी आइए और मेरे माता पिता को आदर सम्मान सहित कारागार से लेकर आइए। मंत्री जी जाते हैं और थोड़ी ही देर में उदित के माता पिता को वहां ले आते हैं। उदित के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उदित दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है और महाराज कहते हैं, हमें पूरा विश्वास था पुत्र कि तुम इस युद्ध में जरूर सफल होगे। तुम ही हमें कारावास से बाहर निकालोगे। हाँ पिताजी, अब इस दुष्ट राजा के कारावास में जाने का समय आ गया है। कृपया सैनिकों को संदेश दें कि वह इन्हें कारावास में डालें। ठीक कहते हो। उसके बाद राजा ने आदेश देकर दुष्ट राजा को कारावास में डाल दिया। फिर वो लोग महारानी प्रेमलता से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और बाद में दोनों राज्य को आपस में मिला दिया गया। महाराज उदित अब संपूर्ण राज्य के राजा बना दिए गए और प्रेमलता महारानी। और इस तरह भाग्य का लिखा आखिर होकर रहा और सभी लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।